दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के दोस्तों 25 क्वेश्चन का ये वीडियो है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें देने का प्रयास किया है। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। हम कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको विस्तार से समझाएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स को आगे इसे शेयर ज़रूर कर देना। वैसे ये हमारा पेड टेस्ट है दोस्तों, जिसका टेस्ट नंबर 61 है। ये आप इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। प्लेलिस्ट में विजिट करके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक समान प्रतिरोध और एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कॉपर और एल्यूमिनियम की जब तुलना की जाती है तो कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम का वज़न कितना होता है। दोस्तों एक बात तो ध्यान रखना, कॉपर जो है वो भारी होता है और एल्यूमिनियम हल्का होता है, राइट। इसलिए डी ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये श्योर हो गया। अब रही बात ये कि कॉपर में एल्यूमिनियम से तुलना करें तो फिर एल्यूमिनियम कितना हल्का है। लगभग एल्यूमिनियम का वज़न उसके आधे के बराबर होता है, यानी 50% वज़न होता है। एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, यानी ईजी टू हैंडलिंग कहा जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम को कॉपर की बजाय प्राथमिकता दी जाती है। कई ऐसे काम हैं जैसे ओवरहेड, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन सब में एल्यूमिनियम को इसीलिए लेते हैं। बस बार भी एल्यूमिनियम की होती है जब बहुत हेवी करंट के लिए बहुत बड़े लेवल पर बस बार का यूज करना हो। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, 50% आएगा। वैसे कॉपर और एल्यूमिनियम की यदि करंट की कंपैरिजन की बात की जाए तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम 61% चालक माना जाता है। यानी कॉपर की यदि चालकता 100% है तो एल्यूमिनियम की 61% होती है। अगला हमारा सवाल है कि एक छत पंखे में 10 पोल है, 60 हर्ट्ज की सप्लाई से वो संयोजित है। स्पीड कंट्रोल स्विच को जब हाफ सिलेक्शन करेंगे तो स्पीड कितनी होगी। देखो पहले इसकी आप सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए F × 120 पोल से। ठीक है, 10 पोल है और 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और 10 पोल है। जब आप स्पीड इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग जो आएगी ये 720 आरपीएम आएगी। ठीक है, अब इसका हाफ करना है यानी 360 आरपीएम आधी गति उसकी हो जाएगी। जब हम रेगुलेटर को हाफ स्पीड पे सेलेक्ट करेंगे तो 360 आरपीएम पर वो पंखा अपना चलेगा। अगला हमारा सवाल है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक आरएलसी सीरीज परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया कैसी होती है, यानी नेट रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो नेट रिएक्टेंस तो 0 ही होगा, क्योंकि रेजोनेंट का मतलब होता है XL और XC का मान बराबर होना। जब ये दोनों बराबर हो गए तो शुद्ध प्रतिघात जो होता है वो 0 होता है। परिपथ शुद्ध रेजिस्टिव की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है कि निम्न में से कौन सा परम उपकरण का उदाहरण है, यानी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना। देखो इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एब्सोल्यूट, इनको अपन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। तो जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें आता है टेजेंट गैल्वेनोमीटर, कंपास नीडल, फेज टेस्टर। यानी ये उस तरह के मीटर होते हैं जो केवल किसी वैद्युतिक राशि के यस और नो को हमें संकेत करते हैं कि वैद्युतिक राशि है अथवा नहीं, यानी सांकेतिक रूप से ही अपन को केवल और केवल उसकी प्रेजेंस को दिखाते हैं। वहीं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में 3 तरीके होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। अगला हमारा सवाल है कि माप की सबसे एक छोटी इकाई जो किसी उपकरण के द्वारा सरलता से दर्शाई जा सकती हो। साथियों किसी भी मीटर के लिए एक स्केल, उस पर पैमाना अंकित होता है। पैमाना भिन्न भिन्न भागों में बंटा रहता है। तो जो एक छोटा भाग इसका होता है जिसको हम इजीली मेजरमेंट ले सकते हैं
वह उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। इस मापी का रेजिस्टेंस किसी सर्किट के लिए कितना होगा वो उसकी सुग्राहिता होती है, वोल्टेज के साथ उसका किस तरह से होता है। एक्यूरेसी होती है कि उसके मापन में त्रुटि कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है। क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, रिजोल्यूशन कहलाता है जिसको हम माप सकते हैं। अगला सवाल है कि 2 कूलाम और -5 कूलाम चार्ज वाले 2 आवेशित पिंडों को संपर्क में लाया गया, कुल आवेश कितना होता है। देखिए दोनों विपरीत आवेश वाले हैं, या यूँ कहूँ कि विपरीत ध्रुवता वाले आवेश है, तो ये वैसे ही एक दूसरे की ओर ईजिली आ जाते हैं। लेकिन देखो 2 जो है वो प्लस का है और 5 जो है वो माइनस का है, इसलिए ओवरऑल जो रहेगा वो -3 कूलाम आवेश रहेगा। क्योंकि विपरीत दिशा में है इसलिए कुल बल हमेशा उनके योग के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप के उपयोग में शामिल है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में शंट मोटर का उपयोग सबसे अधिक करते हैं, वही सीरीज मोटर ट्रैक्शन जॉब में सबसे ज़्यादा आती है। अगला हमारा सवाल है कि 1 मिनट में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले एक सर्किट में आवेश कितना होगा। सिंपल सा है, Q बराबर IT होता है। धारा का मान 10 एम्पीयर है। थोड़ा सा ये ध्यान रखें, समय जो है वो सेकंड में होना चाहिए था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 600 कूलाम आवेश हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। अगला अपना सवाल है कि कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना, तांबे के परमाणु में 29 यानी 29 परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल सामान्यतः किस प्रकार की स्पीड कंट्रोल है। देखिए वार्ड लियोनार्ड में हम डीसी मोटर की ओर आने वाली वोल्टेज को ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जनरेटर की फील्ड में हम रेगुलेटर लगा करके जनरेटर के द्वारा प्रेरित ईएमएफ को कंट्रोल करते हैं, और जनरेटर के द्वारा जो भी वोल्टेज दी जाती है वो सीधे सीधे वोल्टेज हम किसको देते हैं, मोटर के आर्मेचर को देते हैं। इसलिए इसे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि भी कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, इंडक्शन मोटर के किस प्रचालन को जॉगिंग प्रचालन भी कहा जाता है। देखिए जॉगिंग प्रचालन जो होता है ना, वो होता है एक तरह से रुक रुक कर चलाना, या फिर मैं ये कहूँ कि इसमें जो होल्डिंग वाला ऑक्सिलरी बटन होता है, कॉन्टेक्ट होता है होल्डिंग के लिए, वो होता ही नहीं है। यानी जैसे ही हम स्टार्ट बटन छोड़ देते हैं ना, तो मोटर उसके ठीक बाद में तुरंत बंद हो जाती है। जब तक हम स्टार्ट कमांड दे करके रखते हैं तब तक मोटर चलती है, स्टार्ट कमांड छोड़ देंगे मोटर बंद हो जाएगी। यानी इसमें कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू होल्ड करके रखने के लिए ऑक्सिलरी होल्डिंग के लिए एनो कॉन्टेक्ट आता है, वो इसमें नहीं होता, और इसे इंचिंग प्रचालन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग होती है। टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग तब करते हैं जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में जुड़ी हुई हो, यानी स्टार स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर के बीच में टर्शियरी वाइंडिंग रखी जाती है, जबकि टर्शियरी वाइंडिंग खुद डेल्टा में होती है, ये ध्यान रखना। यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी तो स्टार में होती है दोनों, जबकि टर्शियरी खुद डेल्टा में होती है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि किसी भी चालक में की वजह से धारा गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए हीट के लिए I²RT होता है, ठीक है। कितनी धारा कितने समय तक प्रवाहित होती रही और उस चालक का प्रतिरोध कितना था, यानी ऊष्मा जो है वो रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन एक कैपेसिटर की भांति व्यवहार कर सकता है। कैपेसिटर की संरचना कैसी होती है, 2 चालक प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पेरावैद्युतिक नेतांक होता है। ये पेरावैद्युतिक नेतांक कोई वायु भी हो सकती है, एयर कैपेसिटर होता है ना, और ये 2 हो गए चालक। तो देखिए ये सेम सिचुएशन आपको ओवरहेड की ट्रांसमिशन और ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी देखने को मिल सकता है। कैसे, 2 जो चालक तार हो गए आर और वाई, और उनके बीच में देखिए हवाई तो एक तरह से अचालक का काम करती है,
तो ये वायु उनके बीच में पेराविद्युत हो गया और ये दोनों चालक हो गए। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एक कैपेसिटर की भांति व्यवहार कर सकती है। अगला हमारा सवाल है, ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम सिरे या ठीक कोने या नदियों को पार करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। देखो दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन है तो सेकल इंसुलेटर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। हाँ, यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती ना तो वहाँ पर हम कोने वाले में सेकल इंसुलेटर कर सकते थे। अब ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि डिस्क इंसुलेटर होता है, ठीक है। और डिस्क इंसुलेटर के उपयोग की दो पोजीशन होती है। जब उसे वर्टिकल यूज लिया जाता है ना तब तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं, और जब उसे हॉरिजॉन्टल काम में लेते हैं तब उसको स्ट्रेन इंसुलेटर यानी या स्ट्रिंग इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, माला टाइप का इंसुलेटर। तो जब भी इस तरह का कोई नदी पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं, जिसमें ऐसे यूं डिस्क में इस तरह से इंसुलेटर होते हैं ऐसे, और इसके थ्रू जो वायर है वो यूं बांधा जाता है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल है कि डीसी मोटर का बेक ईएमएफ ई और वोल्टेज वी है, मैक्सिमम पावर के लिए निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों बड़ा सिंपल है। एक डीसी मोटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करती है जब बेक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो। सी ऑप्शन की ओर जाना है, यानी 240 वोल्ट की सप्लाई हो और 120 वोल्ट का बेक ईएमएफ हो तो मैक्सिमम शक्ति वो देगा। 220 वोल्ट की सप्लाई हो तो 110 वोल्ट का बेक ईएमएफ हो तो वो अधिकतम पावर शक्ति देगा। सी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला हमारा सवाल है कि एक विद्युत स्टोव को 230 वोल्ट सप्लाई पर 60 मिनट तक 5 मेगा जूल की ऊर्जा वो खपत करता है, बताइए उसकी रेटिंग कितनी है। दोस्तों ऊर्जा जो होती है ना, इसके लिए होता है शक्ति इंटू समय, यानी एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। जब पावर कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी में टाइम का भाग दे देंगे। देखो ऊर्जा 5 मेगा जूल है ना, तो मेगा में 6 जीरो होती है, 5 के आगे आपको 6 जीरो लगा देना है। लेकिन समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये 60 मिनट था ना, इसको हम सेकंड कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, उत्तर आएगा लगभग 1390 वाट, यानी ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर चलता है तो रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखो 2-3 तरीके हैं, आप इसका आंसर दे सकते थे। एक तरीका है कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप के बराबर होता है। हम सब जानते हैं कि यदि रोटर सिंक्रोनस गति पर चलता है तो स्लिप का मान कितना होगा, 0। जब स्लिप 0 है तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 0। दूसरी बात, जब रोटर और स्टेटर के बीच में कोई सापेक्ष गति ही नहीं होगी तो रोटर में कोई ईएमएफ ही उत्पन्न नहीं होगा। जब ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उस ईएमएफ की कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा नियत मान की डीसी को परिवर्तन मान की डीसी में बदल देता है। तो इसके लिए आता है जिसको हम चॉपर बोलते हैं, यानी ये डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से चॉपर सर्किट बोलते हैं अपन इसको। डीसी ड्राइव में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। बाकी रेक्टिफायर का जानते ही हैं, इन्वर्टर का भी जानते हैं। साइक्लो कन्वर्टर जो है ना, ये नियत एसी को परिवर्तित एसी में बदल देता है, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है ये। अगला हमारा सवाल, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ तक प्रचालन के लिए डिजाइन करते हैं। तो 400 केवी तक यूज करते हैं, वैसे तो 765 केवी तक भी है, बट ऑप्शन के हिसाब से मैक्सिमम ये आया 400। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 400 केवी तक यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट ग्रेफाइट का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका धारा घनत्व है 9 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, यानी एक सेमी स्क्वायर का अगर एरिया हो तो वो 9 एम्पीयर धारा लेकर जाता है। तो 5 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया कितनी करंट लेकर जा सकता है, 45 एम्पीयर करंट लेकर जा सकता है। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, स्वेनबर्न टेस्ट में डीसी मोटर को कैसे चलाया जाता है।
दोस्तों ये एक तरह का नो लोड टेस्ट होता है और बाकी अन्य भार पर इसकी कल्पना की जाती है, इसलिए इसको काल्पनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अप्रत्यक्ष विधि भी इसको कहा जाता है। यानी डीसी मोटर को नो लोड पर ऑपरेट करते हैं, ये एक तरह का नो लोड टेस्ट होता है। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल है, मेगर में स्प्रिंग कंट्रोल की संख्या कितनी होती है? मेगर और पावर फैक्टर मीटर में कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है। मेगर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं वो उनकी कॉइल के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए अलग से किसी प्रकार की कोई कॉइल का उपयोग स्प्रिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। कंट्रोल स्प्रिंग का मान मेगर में कितना होता है? 0। अगला सवाल है, 3 फेज 4 तार प्रणाली सामान्यतः कहाँ होती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना 440 वोल्ट का, जहाँ से कंज्यूमर के लिए सर्विस मेन टर्मिनल निकाले जाते हैं, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 4 वायर प्रकार का हो सकता है। बाकी ये तीनों लाइन मोस्टली 3 फेज 3 वायर की ही होती है। अगला हमारा सवाल, एक डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की कितने गुणे के बराबर होती है? डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, इसलिए वो 1 गुणा के बराबर होता है। यानी फेज वोल्टेज को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? लाइन वोल्टेज आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।